नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। हमारे आज के क्या विषय रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर हम नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से हम आपको जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, और साथ ही बात होगी अंगूर की जो किसान खेती करते हैं वहाँ पर कटाई छटाई किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए। खासतौर से अंगूर फल छांटने से पूर्व की जो तैयारी होती है, इसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान आज जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोम कुंवर जी। आप निदेशक हैं राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर सोम कुंवर। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS तोमर जी। आप संयुक्त निदेशक हैं कृषि विस्तार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर तोमर। और जैसा हमने आपको बताया कि आज जो दोनों विषय हैं हमारे वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और अभी के समय अगर बात की जाती है तो हमारे जो किसान अंगूर की खेती करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब एक तरीके से हमारी जो बेल इस पर फल आने लगता है तो उससे पहले किस तरह का प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए, या उसमें कीटों की या किस तरह की बीमारी की समस्या है तो उसका निदान भी ज़रूरी है। डॉक्टर सोम, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति रहती है अगर हम हमारे जो किसान अंगूर की खेती करते हैं, पहले उन्हें किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए? देखा जाए तो जो छटाई करनी है, छटाई साधारणतः अक्टूबर में होती है जी, और उसके पहले कुछ 15 दिन पहले से हमें तैयारी करनी होती है। खास तैयारी यह है कि उसकी जो रूट्स है, जड़ें हैं, वो नई जड़ें तैयार करना है ताकि वो नया फसल के लिए ये सक्षम हो जाए और जमीन से जो हम खाद और पानी जो देते हैं उसका उठाव उसको एब्जॉर्ब करे अच्छी से और ऊपर तक पौधे को पहुंचाए जी। इसके लिए पूर्व तैयारी बोलते हैं हम उसको, 15 दिन पहले की जाती है। वो तैयारी में और दूसरी चीजें हैं कि पत्तों को भी झड़ाना होता है। पत्तों को झड़ाने के लिए कोई रसायन होता है। एक तो रसायन की मात्रा, रसायन का उपयोग करके हम वो पत्तों को झड़ाते हैं या तो दूसरा है हाथ से पत्ते निकालना है जी। अभी बात यह है कि हमारे यहाँ पर मजदूर जो उपलब्धता है उनकी उपलब्धता नहीं होती, आसानी से हमें मजदूर नहीं मिलते, इसीलिए हम रसायन का वापर करते हैं जी। तो रसायन का वापर करके हम पत्तों को झड़ा लेते हैं। उसके लिए भी 15 दिन पहले हमको उसकी फवारनी करनी है और फवारनी के कम से कम 5 से 6 दिन पहले उस टहनी जो है उसको पानी देना बंद करना है हमको जी। वो थोड़ा स्ट्रेस में चली जाए। यानी ये एक मुख्य क्रिया हमें करनी होगी, जो पानी है वो हम देना बंद कर दें, जिससे जो हमारा पौधा है, जो बेल हमारी जा रही है, उसमें किस तरीके से जो पत्तियां हैं देखिए धीरे धीरे वो झड़ सकती हैं। इस बारे में और विस्तार से डॉक्टर सोम आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। पैदावार के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य हैं। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। अंगूर की खेती के लिए गर्म, शुष्क और दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा तापमान फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं ज्यादा तापमान के साथ ज्यादा आर्द्रता होने से फसल में रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है। अंगूर की खेती के लिए काफी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए और लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए खाद और उर्वरकों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी है। अंगूर फल छांटने से पहले कुछ बातों की तैयारी कर लेना बेहतर रहता है। इस महीने में अंगूर में एंथ्रेक्नोज रोग लगने की आशंका रहती है। समय रहते इस रोग से बचाव और रोकथाम के लिए बाविस्टीन 0.2% के घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। इसके अलावा किसान अंगूर को रोगों से बचाने के लिए समय समय पर फसल की निगरानी भी करते रहें। अंगूर के पकते समय बरसात या बादल का होना नुकसानदायक रहता है। ऐसा होने पर फल फट जाते हैं और फलों की गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ता है।
तो जाना आपने किस तरह की समस्या आती है आमतौर पर जो हमारे किसान अंगूर की खेती करते हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यही कि उचित समय पर उचित प्रबंधन जो है वो हमारे किसान अपनाएं। साथ ही जो तमाम समस्याएं हैं इनसे अगर बचने की जब हम बात करते हैं या इनसे किस तरीके से हमारी फसल बच सकती है तो उसका एक विकल्प है प्राकृतिक खेती। जी हाँ, हमारे किसान जो हैं लगातार प्राकृतिक खेती की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर तोमर आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। आज के समय की अगर बात की जाए तो अलग अलग पद्धतियां जो हैं हमारे किसान अपनाते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती की अगर बात करें तो अब जो किसान है उसका रुझान सीधे तौर पर नजर आता है प्राकृतिक खेती की तरफ, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो लागत है वो काफी हद तक कम हो जाती है। निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती हमारे किसानों के लिए एक लाभदायक है अगर हम इसको सही तरीके से इसको अपनाएं। जैसे कि आप खेती सबसे समझते हैं कि हमें अपनी खेती को प्रकृति के अनुरूप या प्रकृति जो सामग्री है उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी खेती को है। खेती के लिए हमें आवश्यक है हमारी पानी, वातावरण, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हमारी मृदा का विकास अच्छा नहीं होगा या हमारी मृदा सक्षम होगी कि वो पौधों को किस मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध नहीं करा पाएगी या उसके अंदर जो हमारे सूक्ष्म है उनकी संख्या कम पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी और बहुत सारे ऐसे जीवी हैं जिनका सीधे सीधे वातावरण के साथ संबंध है और वो फसलों को स्वतंत्र नत्रजन का स्थायीकरण करते हैं। जी, इसके अलावा सारे ऐसे कीड़े हैं, कीट संज्ञा जो हमारे उपलब्ध है और जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं यानी कई तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्राकृतिक खेती में हमें नजर आता है और यही वजह है कि लगातार किसानों को जो रुझान है वो प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन किस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें इसके तहत ले सकते हैं और किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, ये सारी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं। ये देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसीलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। सूरज से ऊर्जा मिलने के कारण पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती करने के लिए आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पैसों की भी बचत होती है। ऐसे में प्राकृतिक खेती आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो जाना आपने किस तरीके से प्राकृतिक खेती जो है किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जो किसान है जागरूक हो चला है, वो जानता है कि क्या समाधान हो सकता है अगर समस्या उसकी खेती में आ रही है। और ना सिर्फ आधुनिक खेती बल्कि उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती को भी हमारा जो किसान है उसे लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ डॉक्टर सोम और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि छटाई से पहले भी हमें कुछ तैयारी करनी होती है और उसी कड़ी में जैसा आपने कहा कि जो सिंचाई है वो हमें रोक देनी चाहिए कुछ दिन के लिए, जिससे जो पौधा है वो स्ट्रेस की एक स्थिति आ जाती है तो पत्तियां जो हैं झड़ने में आसानी रहती है। और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस दौरान?
जी, छटाई के पहले खाद को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी। खाद में है गोबर, खास करके अभी जो हम प्राकृतिक खेती की जो बात कर रहे हैं उसी में भी हमें गोबर की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें बहुत सारे तत्व उसमें मिलते हैं। जी। तो खाद में जो है गोबर है, उसके साथ में जो गुच्छा है, गुच्छा का विकास करने के लिए हमें खास करके फास्फोरस, देन पलाश और नत्र, ये मुख्य अन्नद्रव्य चाहिए। और उसके साथ साथ ये फेरस, मैग्नीशियम, जिंक और बोरॉन। लास्ट स्टेज में आखिर में उसका जो गुच्छे का विकास होता है उस वक्त कैल्शियम की भी जरूरी होती है। तो ये सारे तत्व जो है, ये अन्नद्रव्य जो है, ये अन्नद्रव्य जमीन में छटनी के 15 दिन पहले, जब हम बोलते हैं कि रूट्स जो है, रूट्स का विकास, मूली का विकास करना है, उसी के साथ साथ ये खाद अगर हम डाल देते हैं तो रूट एक्टिविटीज अच्छी हो जाएंगी, काम करना शुरू हो जाएगा। और जमीन से जो भी हम डालते हैं वो उसका पूरा उठा ऊपर खींच के ऊपर उसका विकास के लिए उसकी मदद हो जाती है। यानी बढ़वार जो है वो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सही रहती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अंगूर की खेती करने के लिए अगर हम इसको जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ करके करें तो हमें किस प्रकार का पैदावार मिलेगा। दूसरी चीज, जब इनकी लताएं बढ़ती है तो हमें किस विधि से उससे पैदावार लेनी चाहिए? चलिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या संभव है कि प्राकृतिक रूप से हम अंगूर की खेती भी करें, और जिस तरीके से शाखाएं जब बढ़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि अच्छा फल उत्पादन हम लें, तो इस दौरान क्या करना चाहिए? नंदस्वरूप मिश्रा जी नमस्कार। आप जो खेती करना चाहते हैं अंगूर की प्राकृतिक खेती, शुरू में तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा जी। और जब हम उसको एक बार लगा दे, पौधा जरा बड़ा हो जाए, टहनी जरा 2 साल 3 साल की हो जाए, फसल देना शुरू करे, फिर धीरे धीरे हम बाकी जो रासायनिक खाद है, बाकी की चीजें हैं, वो कम करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बोलते हैं, प्राकृतिक खेती, उसकी तरफ हम जा सकते हैं। अभी बात यह है कि ये पौधा है, पौधा से टहनी होती है, इसके जितना भी बढ़ाओ उतना बढ़ जाती है, और जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना उसमें फसल कुछ भी नहीं मिलेगी आपको। ऐसी स्थिति में हमको उसको ट्रेनिंग करना, उसको ग्रोथ को, उसकी जो बाढ़ है उसको संतुलित रखना बहुत जरूरी है। संतुलित रखने के लिए उसको एक ट्रेन करना होता है, जिसके शाखाएं जो है वो शाखाएं कहीं जगह पर जाकर हमें उसको रोकना है जी। वो रोक के ही हमको, और कुछ संजीवक है जिसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसका भी इस्तेमाल करके हमको उसमें सूक्ष्म घड़ निर्मिति, जैसा कि गुच्छे आने के लिए हमको उसको प्रोत्साहित करना है। तो ये सारी चीजें है। उसको फर्टिलाइजर जो बोलते हैं, खाद है, खाद का भी सही मात्रा में, पानी जो है सही मात्रा में अगर पानी जाता है उसमें वो टहनी को, तो ही वो फसल देती है। पानी अगर ज्यादा हो गया तो उसे लता की जो ग्रोथ है वो जो ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा अगर बढ़ गई तो उसमें गुच्छे आने की संभावना शून्य हो जाती है। तो देखिए किस तरीके और अगर उसको हम थोड़ा सा एकदम कंट्रोल करते हैं, बहुत ही अगर कम कंट्रोल करते हैं, तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी, और वो अगर टहनी की अगर बढ़ती नहीं तो भी वो मुश्किल है। इसीलिए इसमें पानी और अन्न द्रव्य जो है वो एकदम संतुलित होना अनिवार्य होता है। तो देखिए संतुलित मात्रा से कितना लाभ आपको मिल सकता है, फिर चाहे सिंचाई की हम बात करें या पोषक तत्वों की बात करें। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं सीकर राजस्थान से। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी? नमस्कार मुकुल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, प्राकृतिक खेती के अंदर जी एसएसपी के लिए रॉक फास्फेट का विकल्प कैसा रहेगा? मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। प्राकृतिक खेती के लिए एसएसपी, जैसे फर्टिलाइजर में एसएसपी काम में लेते हैं जी, तो रॉक फास्फेट उसकी जगह काम में ले सकते हैं क्या? चलिए डॉक्टर तोमर, क्या जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से रॉक फास्फेट एक प्राकृतिक खाद है, और प्राकृतिक खेती से हर एक किसान भाई वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। और कितना है कि 50% फास्फोरस होता है, अधिक मात्रा में और इसकी कम होती है। जो किसान भाई करना चाहते हैं सबसे पहले इसका उपलब्धता सुनिश्चित करके और तब इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर तोमर जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से ना सिर्फ हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी सवाल पूछा, लेकिन क्योंकि कोई भी फसल हो माना जाता है कि उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता रहेगी भी, लेकिन प्राकृतिक खेती में क्या हम मान सकते हैं कि यहाँ भी लागत कम हो जाती है क्योंकि मृदा में, मिट्टी में पहले से ही उस तरह के जो पोषक तत्व हैं वो मौजूद रहते हैं? देखिए, मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के उपलब्ध होते हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि फसल हम उगाना चाहते हैं, उस फसल को कितनी मात्रा में की आवश्यकता होती है जी। क्या हमारी मृदा जो है पोषक तत्व देने की क्षमता है? अगर ऐसा नहीं है तो हमें उसमें प्राकृतिक रूप से तैयार किए या गोबर खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं और की मात्रा वृद्धि की जा सकती है। जी चलिए, बिल्कुल जो है जी। डॉक्टर तोमर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं पहले हम। विजयपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत आपका। जयपुर से ये जुड़े हैं। विजयपाल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, जयपुर जिले से। जी सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हमारे राजस्थान में अंगूर शूट हो जाए क्या? आप जानना चाह रहे हैं कि जयपुर में अंगूर की खेती हो पाएगी या नहीं? हाँ जी, मैं जयपुर जिले से, यानी ये सीकर जिला है और सीकर जिला और जयपुर के 65 किलोमीटर तो सीकर है, 65 ही जयपुर है, इसके बीच में हूँ मैं, चौमू तहसील के पास जी। यानी जयपुर हमारे से 65 किलोमीटर है जी जी जी, और ये सीकर भी 65 किलोमीटर है, इसके बीच में हूँ मैं। चलिए, बिल्कुल। जिस तरह की जलवायु है डॉक्टर सोम, हम जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की अगर बात करें या मेन जयपुर की भी अगर बात की जाए, तो क्या वहाँ संभव है किसान अगर अंगूर की खेती करना चाहते हैं, किस तरह की तापमान की स्थिति की आवश्यकता है अंगूर की खेती लेने के लिए? जी विजयपाल सिंह साहब, आपके जयपुर में अंगूर की खेती बहुत अच्छी से हो सकती है। काफी लोग हमारे अंगूर अनुसंधान केंद्र में पुणे स्थित आते हैं, हम उनको कुछ पौधे भेज भी देते हैं और छोटे पैमाने पे वो शुरू कर दिए उन्होंने। अभी उसको लगाने के लिए, उसकी खेती करने के लिए होता है कि तापमान, नमी, रेनफॉल, बारिश बोलते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा तापमान वहाँ पर फुट कितना 40-44 तक जाता है। अब उस तापमान में भी अभी उतना ही तापमान तो हमारे महाराष्ट्र में जो सांगली है, शोलापुर है, इवन आंध्रा में, तेलंगाना में, हैदराबाद में है, इतनी ये सारे इलाके में तो इतना तापमान होता है और वहाँ पर भी बहुत अच्छी से खेती हो रही है, हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पर खेती हो सकती है क्या? ये सवाल ही नहीं है, आप करिए। जल्द आने वाली किस्में मात्रा लगाना बहुत जरूरी होगा और जल्द आने वाली किस्में है हमारे यहाँ पर अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित ये किस्म है मांजरी नवीन करके, वो बहुत जल्द आती है। वो 110 और 115 दिन के अंदर वो फसल तैयार हो जाती है जी। फ्लेम सीडलेस करके एक नॉर्थ में, उत्तर भारत में जो बहुत अच्छी से वो किस्म चलती है, वो किस्म का रंगीन है और बहुत अच्छा फसल आता है, उसका क्रिस्पीनेस है, खाने में बहुत मिठास है अच्छी। तो ऐसी किस्में आप लगा सकते हैं और फसल ले सकते हैं, कोई बात सवाल। यानी ये देखिए, आप अच्छे से खेती कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं, बशर्ते जो अच्छी किस्म है, जो उन्नत किस्म है, उस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए उसका चयन आप करें, उसके बाद अच्छे से जो फल उत्पादन है वो आपको मिल सकेगा। आगे भी आपको हम जानकारी यहाँ देंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है।
तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और साथ ही अंगूर की फसल अगर आप लेते हैं तो उसमें छटाई से पहले कौन कौन से कृषि कार्य आपको करने चाहिए जिससे आने वाले समय में अच्छा फल उत्पादन आपको मिल सके। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो रमेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो हेलो, राजगढ़ मध्य प्रदेश से ही हमारे साथ जुड़े हैं। कोशिश हम कर रहे हैं इनसे संपर्क हमारा हो सके। रमेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज सर आपको हम सुन पा रहे हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, आवाज तो आई नहीं रही मेरे पास। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें अगर खुला है तो। हेलो जी रमेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। संपर्क फिलहाल हमारा टूट चुका है रमेश जी के साथ और लगातार यही गुजारिश आपसे हम करते हैं जब भी आप सवाल पूछें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जो है वो बंद रखें जिससे आपका सवाल जो है वो हम बेहतर तरीके से यहाँ सुन सकें और उसके बाद हमारे जो विशेषज्ञ हैं उसका बेहतर जवाब आपको दे सकें। और लगातार आज आपको जैसा हमने बताया बात हम कर रहे हैं अंगूर की खेती और साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में भी। यहाँ डॉक्टर बी एस तोमर, आपके पास हम आना चाहेंगे। आप हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अच्छा उत्पादन जो है प्राकृतिक खेती के तहत हमें मिल जाता है और जो पोषक तत्व हैं उनकी भी भूमिका अच्छी रहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ एक किसान के लिए शायद एक सहूलियत ये भी हो जाती है कि प्राकृतिक खेती में कोई सीमित दायरा नहीं है। किसान को लगता था अलग अलग पद्धति पे अगर वो जाएगा तो कोई फसल ली जा सकती है, कोई नहीं ली जा सकती, लेकिन प्राकृतिक खेती ने उस दायरे को भी खत्म कर दिया है। जी डॉक्टर तोमर। डॉक्टर तोमर, आवाज मिल रही है आपको? जी जी निश्चित रूप से तो परिस्थिति में बदलाव आया है, उसको अगर हम ध्यान में रखें और उसको देखें जी, आज प्राकृतिक खेती एक नए आयाम और ये एक नहीं कही जा सकती। ये हमारी परंपरागत एक तरीका था। अब से 8 साल पहले का अगर हम अवलोकन करें, हमारी भारतीय कृषि अधिकांश आधारित खेती थी और हम उससे सभी प्रकार की फसलें ले पाते। अब इसमें जो बदलाव आया पिछले 50-60 वर्षों में, का इस्तेमाल, कीटनाशकों का इस्तेमाल, तरह तरह की एप्लीकेशन में जो आई, उससे हमारी में जो समृद्धता बढ़ी, फिटनेस आई, हमारी मृदा के अंदर कमी आती गई और हमारे जमीन के जी काफी महत्वपूर्ण लगातार जो बदलाव आया है। जी डॉक्टर तोमर, और उसी बदलाव में हम मान सकते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है ये आज के समय की मांग कही जा सकती है। अगर जिस तरीके से परिस्थितियां किसान के सामने रहती हैं फसल को लेकर, और खासतौर से जब हम अलग अलग फसलों को देखते हैं, उसी में आज अंगूर की खेती के बारे में भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। छटाई से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी का जो समय है, क्या इस दौरान भी अलग अलग तरह की जो बीमारी है उनका प्रकोप हो सकता है? नहीं, इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, नमस्ते जी सर। प्राकृतिक खेती अगर कोई करना चाहता है तो किस मौसम से शुरुआत करनी चाहिए और पहली फसल कौन सी लगानी चाहिए और विशेष तौर पर मौसम कौन सा होना चाहिए, इसमें हम शुरुआत कर सकते हैं सर? चलिए, बिल्कुल डॉक्टर तोमर, विपिन जी जानना चाह रहे हैं कि किस मौसम से हम शुरुआत कर सकते हैं प्राकृतिक खेती की और कौन सी ऐसी फसल ली जाए अगर इसकी शुरुआत हम करना चाहते हैं तो? देखिए, ऐसे कोई नियम नहीं है। आप हमारे देश में 3 किस्में होती हैं।
वर्षा का मौसम है, सर्दी है, गर्मी का मौसम जी। आप लोग में से किसी भी मौसम में इसकी शुरुआत करें। अगर आपको चॉइस दी जाए तो मैं कहूँगा कि आप सर्दी के मौसम से, अगर सब्जियों की बात करें तो सर्दियों के मौसम से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप दलहनी फसलों से शुरुआत कर सकते हैं। आप हमारी जो धान्य फसलें हैं, ज्वार है, गेहूं, में सरसों से आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे आप सर्दी के मौसम से मटर से शुरुआत कर सकते हैं, गोभी से, फूल गोभी से। जी, बात कही कि कौन से मौसम से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यानी सब्जी फसलों की बात करें या दलहनी फसलों की बात की जाए तो ये कई अच्छे विकल्प हैं आपके पास, जिनके साथ ही आप शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ डॉक्टर साहब आपसे हम जानकारी ले रहे थे किस तरीके से क्या जो अभी का समय है इसमें भी किसी रोग या बीमारी का प्रकोप हो सकता है हमारे जो पौधा है उसमें। जी, इस बार अभी जो मौसम हम देख रहे हैं जी, लगातार बारिश हो रही है। जैसी बारिश होती है, जितनी ज़्यादा बारिश होती है उतना इसमें नमी ज़्यादा बढ़ जाती है। 100% नमी अभी वातावरण में हमको दिखेंगी, बगीचे में दिखेंगी। और इसी का जो अनुमान है, उसी जिसका जो रिजल्ट है उसका ये होता है कि टहनी की ग्रोथ जो है वो बढ़ते ही रहती। जैसे जैसे बढ़ेगी वो वैसे वो पत्ते का साइज बढ़ेगा, पत्तों की संख्या बढ़ेगी, बगल फूटी जो है वो और भी टहनिया के और अलग अलग शूट्स निकलेंगे। और ये सब निकलने के बाद में जिसको बाद में हम बोलते हैं कि एक कैनोपी तैयार हो जाती है। वो कैनोपी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, बढ़ गई कैनोपी, जो छत्रक हमारा होगा वो बड़ा हो जाएगा। जी, बड़ा हो जाएगा। उसके कारण और नमी उसमें ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये बढ़ने के कारण हमारे यहाँ पर बगीचे में जो रोग आते हैं वो है डाउनी मिल्ड्यू, और जो नई फूट जो है, नई ग्रोथ है, उस ग्रोथ के ऊपर, एंड के ऊपर, तो उसको जो नए नए पत्ते आने शुरू होते हैं उसके ऊपर एंथ्रेक्नोज, जिसको बोलते हैं हम करपा, ये बीमारियां उसमें ज्यादा होती है। और ये बीमारी अगर एक बार शुरू हो गई तो पत्ते रसायन से पत्ते झड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही झड़ जाते हैं। इसीलिए इस बीमारी को पहले ही इसी समय अगर हम कंट्रोल करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसके लिए हमें फिर और कुछ हमारे पास में कुछ बुरशीनाशक है, फंजीसाइड जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके हमको उसे कंट्रोल करना है। जी बिल्कुल, देखिए कैसे इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और क्या ये हम मान सकते हैं डॉक्टर सोम के जो बीमारी अभी जिस तरीके से आई है तो कहीं ना कहीं उसका असर हम उत्पादन पर भी देख सकते हैं। जो हमारा फल है उसका या तो जो आकार है वो कुछ कम रह जाए, और उसके जरिए कोई नई तरह की बीमारी जो है वो क्या आ सकती है फल में? जी, आज अगर हम इस रोग को, जो बीमारी है, इसको अगर नियंत्रण में नहीं रखते हम, तो ये आने वाले समय में, जैसा कि हम अक्टूबर में जो फल छांटनी करते हैं, फल छांटने के बाद में फिर नई फुटे जो निकलेंगी और उसके बाद में एक गुच्छा निकलता है। जैसा गुच्छा निकलना शुरू हो जाता है उस गुच्छे के साथ साथ ये बीमारियां फैल जाती है और ये गुच्छा पूरा खराब हो जाता है। पूरे साल भरे की मेहनत पानी में चली जाती है किसान की। कुछ समय बाद में अगर कहीं बचा दिया हमने तो कुछ समय बाद में जैसे कि बढ़ना शुरू हो जाता है, मनी आ जाते हैं, मनी लग जाते हैं, अंगूर जिसको हम बोलते हैं, अंगूर बढ़ना शुरू हो जाता है। उस स्टेज में ये जो एंथ्रेक्नोज बोलते हैं, करपा, इसका जो प्रादुर्भाव जो होता है उसके कारण उसके ऊपर, मनीज के ऊपर ऐसे टिप्पे हो जाते हैं और वो काले दाग बोलते हैं, धब्बे होते हैं, जिसके कारण हम खाने वाले लोगों की उसकी कोई चॉइस नहीं होती, हम नहीं खाते उसको, तो ये नुकसान हो जाता है। जी, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर नुकसान जो है उसकी संभावना रहती है। अगर रोग का प्रकोप बढ़ता है तो जो हमारा फल है उस पर भी इसका असर हम देख सकते हैं। और उसी वजह से आमतौर पर अक्सर ये होता है कि जो बाजार में जब वो फल पहुँचता है तो उपभोक्ता उससे बचते हैं, क्योंकि वो रोगग्रस्त हमें लगने लगता है, आकर्षक नहीं लगता। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, अमरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अमरेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? लखीसराय बिहार से जानना चाहते हैं कि हमारे बिहार के लिए कोई अंगूर की वैरायटी है जिसकी खेती करके हम लोग मुनाफा बढ़ा सकते हैं? क्योंकि 3 साल में लगातार 2 बार ड्राउट हो गया, 2018 में भी और अभी 2022 में भी। जी डॉक्टर साहब, बिहार के लिए कोई अच्छी किस्म अगर वहाँ किसान इसकी खेती करना चाहें तो? अमरेंद्र जी, बिहार में अंगूर की खेती आसानी से हो सकती है। अब बात यह है कि हम जब बोलते हैं कि उत्तर भारत की जो बात करते हैं जहां पर बारिश जल्दी आ जाती है, ऐसे समय, ऐसे जगह जल्द आने वाली किस्में हमको काफी फायदेमंद होती है, जिसको हमें अभी जो बताया तो फ्लेम सीडलेस नामक एक किस्म है, उसको हम लगा सकते हैं और अच्छी से खेती उसके आ जाएगी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी।
जी बिल्कुल, देखिए आप अच्छी खेती जो है वो कर सकते हैं और इसके साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण कि आप किस तरीके से जो प्रबंधन कार्य है वो करते हैं, क्योंकि अगर आप सही समय पर सही प्रबंधन करेंगे तो और अच्छे तरीके से जो फल उत्पादन है वो आपको आने वाले समय में मिल सकेगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर तोमर आपसे भी जानकारी हम लेना चाहेंगे, जो हमारे किसान ना सिर्फ जैसा आपने बताया कि सब्जी फसलों की खेती की बात की जाए, दलहनी फसलों की करें, अगर किसान बागवानी में फलों की खेती करना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि उपभोक्ता की मांग यही रहती है कि उसको प्राकृतिक रूप से जो उगाया गया है अगर वही मिल जाए तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और उसका जो बेहतर भाव है वो भी किसान को मिल सकता है। देखिए, संतुलित आहार के लिए हमारे प्रतिदिन में अन्य फसलों का होना, दालों का होना, तिलहन का होना, सब्जियों का होना, फल का होना, जी पांचों है। अगर हम प्राकृतिक तरीके से करते हैं और फल उत्पादन से बहुत अच्छा है इनको प्राकृतिक करने की। सब्जियों के अपेक्षा फलदार वृक्षों में बहुत कम रोग लगते हैं जी। जैसे बेल का पौधा की आप बात करिए, आम की बात करिए, इस तरह से एक प्रकार के फलदार जो बहुत ही कम बीमारियों से ग्रसित होते हैं और उनको जो है से उगा सकते हैं और उसका पोषण वैल्यू बहुत अच्छा है। तो जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और प्रकृति के दृष्टिकोण से ये जो फलदार वृक्ष है जी, ये भी प्राकृतिक खेती को अभी कर सकते हैं और निश्चित रूप से हर एक सफाई, आम हो, अमरूद हो, चाहे बेल हो या फालसे हो, करोंद हो, और बहुत सारी हैं का नाम यहाँ उल्लेख नहीं करते हैं, तो भी किसान प्राकृतिक उगा सकते हैं। और आज हमारे देश में जी प्राकृतिक उत्पादों के लिए दुनिया ललायित है और भारत उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है जी, सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, ना सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक अलग पहचान जो है वो जाहिर तौर पर अब भारत की जो कृषि है, आधुनिक कृषि जो है इसको मिल रही है और उसमें प्राकृतिक खेती भी एक महत्वपूर्ण कारक हमें नजर आता है। आगे भी आपको हम यहाँ जानकारी देंगे और जो दर्शक हैं उनके सवालों को भी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और इसके साथ ही अंगूर की खेती जो किसान करते हैं छटाई से पहले किस तरह की जो सस्य क्रियाएं हैं या कृषि कार्य हैं वो आपको कर लेने चाहिए। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। रमेश जी जुड़े हैं अशोकनगर मध्य प्रदेश से। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी सर, अंगूर को फल तो लगाते हैं सर, उसमें फल नहीं लगते हैं, पौधा तो लगा देते हैं। जो फल है वो नहीं आ पा रहा है? जी 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 बिल्कुल भी नहीं आ पाता या जो गुच्छा है बहुत छोटा रह जाता है? सर उसमें कहीं क्या सा फल आता है, उसमें बीजा आते हैं उससे तो जी नहीं छोटा रह जाता है, उसमें बीजा पड़ जाते हैं। जी रमेश कुमार जी, आपने जो किस्म लगाई है वो बीजा वाली ही किस्म लगाई है, इसीलिए बीजा आता है। बीज रहित किस्में अलग है और बीज वाली किस्में भी अलग है। जो गुच्छा बहुत ही छोटा जो लग जाता है, मध्य प्रदेश में जो कुछ रतलाम के साइड में वगैरह वाइन ग्रेप्स काफ़ी है, तो जो बाकी जो किस्में है सॉविग्नॉन ब्लांक, कैबरने सॉविग्नॉन, सिराज, ये जो किस्में हैं वो बीज वाले हैं। आपने जो लगाया है वो बीज वाले हैं। जो आपको चाहिए खाने के लिए, घर के लिए बोलो या बेचने के लिए, वो बीज रहित होते हैं। बीज रहित किस्में थॉमसन सीडलेस, तासे गणेश, सोनाका, माणिक चमन, ऐसी जो किस्में हैं, फ्लेम सीडलेस, मंजरी नवीन, ये जो किस्में हैं ये किस्में आपके विभाग में, आपके शहर में आसानी से आती है। आपको उसका इस्तेमाल करना है, वो उसकी लागन करना है, आपको अनिवार्य होगा तब वो इसका होगा। उसके गुच्छों का जो साइज है, गुच्छों का साइज बढ़ने के लिए उसमें खाद की जरूरी है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो संजीवक बोलते हैं केमिकल्स है, उसका भी इस्तेमाल सही समय पे अगर हम करते हैं तभी गुच्छे का साइज बढ़ता है। अन्यथा आप कुछ भी करो साइज नहीं बढ़ता है उसका। और साइज बढ़ने के लिए दूसरी एक चीज है कि गुच्छों की संख्या अगर हम नियंत्रित रखते हैं, गुच्छों की संख्या अगर बहुत ज्यादा हो गई तो वो बोलते हैं ना कि सारे के सारे अगर रहे बढ़ने लगे तो सभी छोटे साइज रहेगा। अगर नियंत्रित रखते हैं हम संख्या एक टहनी के ऊपर तो साइज स्वाभाविक है, उसका साइज बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। उसकी ग्रोथ जो है, ग्रोथ को नियंत्रित रखना, वो भी उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, तभी गुच्छे लगेंगे। नहीं तो ग्रोथ अगर ज्यादा बढ़ रही है, बाढ़ उसकी वो जो बढ़ते जा रहा है तो उसमें गुच्छा कुछ भी नहीं आएगा, इतना भी होता है। ये अंगूर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं ना हम, टेक्निकल इंफॉर्मेशन उसमें बहुत ज्यादा जानकारी होनी है और आदमी वहां पर जो काम कर रहा है वो बहुत सिंसियर होना है। टाइम पे उसकी जो ग्रोथ है उसका अलग अलग स्टेजेस है, उन स्टेजेस की तरफ ध्यान देना और उस स्टेज के ऊपर कौन सा फर्टिलाइजर लगता है, कौन सा खाद लगता है, पानी कितना लगता है, और उसमें संजीवक कितने लगते हैं, ये सारी चीजें हमको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। यानी हर एक अवस्था पे देखिए जो निगरानी है वो हमें जरूर करनी है और तभी हम सही समय पर जो सही प्रबंधन की बात करते हैं तभी अच्छा फल जो है हमें मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ गगन जी जुड़े हैं कोटा राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत गगन जी आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? गगन जी गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें आप। हेलो जी, हमारे घर पे एक अंगूर का पेड़ है जिसमें अंगूर नहीं आते। अंगूर नहीं लग रहे हैं? नहीं, बड़ा हो गया पेड़ लेकिन अंगूर नहीं आ रहे जी। इसको कितना पुराना पेड़ है ये जो आप बता रहे हैं? ये कितना पुराना पेड़ है? बड़ा हो गया पेड़ लेकिन अंगूर नहीं आ रहे जी। बता रहे हैं कि जो बढ़वार है वो तो है लेकिन फल जो है उस पर नहीं आ पाता है। गगन जी, पानी के ऊपर नियंत्रण रखिए, उसकी ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में रखिए और जो खाद होते हैं नाइट्रोजन नत्र युक्त जो फर्टिलाइजर्स है, खाद है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस साल आपको फसल मिल जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए किस तरीके से जो पानी है उस पर नियंत्रण आपको रखना है। साथ ही जो बता रहे हैं डॉक्टर सोम यहाँ के नाइट्रोजन जो है उस पर
पूरी तरीके से आपको रोकथाम अगर आप करेंगे, नियंत्रण रखेंगे, तो जो फल है वो उस पर ज़रूर आएगा। और अमूमन यही होता है, जो अधिकता है वो हो जाती है, यानी जो हमारा पौधा है उसको आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में उसको, फिर चाहे पानी की बात करें, पोषक तत्वों की बात करें, खाद की बात करें, तो वहाँ पर बढ़वार होने लगती है और जो फल है हमें नहीं मिल पाता। यहाँ डॉक्टर तोमर, आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं अलग अलग व्याधियाँ जो हैं या किस तरह के रोग बीमारी हमारी फसल में आती हैं, तो उसके लिए भी प्राकृतिक खेती में भी कई तरह के से हम कह सकते हैं जो बीजोपचार है वो भी किया जाता है, और अलग अलग यहाँ भी हम कह सकते हैं प्रक्रियाएं हैं जिनको अगर पूरी तरीके से करें तभी प्राकृतिक खेती को सार्थक कर सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए प्रारंभ में मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो हमें उन्नत के बीज का इस्तेमाल करना है, जिन बीजों का भाव अच्छा है या गुणवत्ता बीज है का इस्तेमाल करना है। दूसरा जो है, हमारी जो सामान्य किस्में हैं, संकर किस्मों की अपेक्षा सामान्य किस्म अपनाने का है। तीसरा, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो पौध लगाई जाती है जी, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम सीधे बिजाई करते हैं। जिन फसलों की हम सीधे बिजाई करते हैं उनको पोषित कर सकते हैं। तरह तरह के आजकल या और हमारे जो टिकेज है उनसे उपचारित करके हम बुआई कर सकते हैं। उनमें मृदा की जो बीमारियां हैं, दूसरे हम तैयार करते समय पौधशाला में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उसमें आप या फ्यूजिन वाले जो रोग हैं उनसे हम बचा सकते हैं। और फिर जब हम वो तैयार हो जाती है तो खेतों में रोपण करने भी उनको 5 लीटर पानी के साथ पीडी का घोल बना करके 20 से 25 मिनट पौधों की जड़ों को डुबो करके रख दोबारा रोपाई करने से भी हम मृदा जनित रोग से बचाव कर सकते हैं। जी, बेहद ज़रूरी। देखिए कैसे यहाँ भी जो मृदा जनित रोग हैं उन पर नियंत्रण हम कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, अब्दुल जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत आपका अब्दुल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ भैया जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था सर कि जी। मैं रहने वाला हूँ सूरजपुर छत्तीसगढ़ से जी। मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था कि कौन सा अंगूर का मतलब यहाँ फसल करे कि सक्सेस हो। चलिए, यहाँ पे कौन से अंगूर की किस्म ली जाए जो कि जिसमें सफल हो सकें? सूरजपुर से ये हमारे साथ जुड़े हैं, और किस तरीके से अच्छा उत्पादन मिल पाएगा? ये अब्दुल साहब, छत्तीसगढ़ में अंगूर की खेती अच्छी से कर सकते हैं आप। उसका जो किस्म है ये भी थोड़ा वही है कि हमारे यहाँ पर थॉमसन सीडलेस नामक की एक किस्म है जो बहुत जगह से चलती है, उसकी निर्यात भी होती है। वो किस्म आप लगा सकते हैं। तासे गणेश है एक नाम की, वो है। कलड़ में अगर चाहे तो मांजरी श्यामा करके हमारे राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे स्थित वो जो तैयार की गई है वो एक किस्म है, उसको आप लगा सकते हैं। फ्लेम सीडलेस भी एक अच्छी किस्म आपके साथ में आप यहाँ अच्छी चल सकती है। और उसका लागन का जो टाइम है, समय है, वो समय होता है साधारणतः हमारा जनवरी फरवरी में हम उसका प्लांटिंग करते हैं जी। अभी मूल कांड अगर लगाना है तो मूल कांड हमको जनवरी फरवरी में लगाना है, और उसके ऊपर कलम करना है, ग्राफ्टिंग करना है, तो वो उसका समय होता है अगस्त सितंबर। ये उस समय पे आप ग्राफ्टिंग करके फिर उसको बढ़ा सकते हैं। नहीं तो रेडी आजकल जब बाकी के नर्सरियां है, अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित भी हमारे पास नर्सरी है, उस नर्सरी में भी हम पहले ही ग्राफ्टिंग कर लेते हैं अगर किसी की डिमांड है तो, और उसके हिसाब से हम तैयार करके पौधा भी दे सकते हैं जी। आपको अगर कम पैमाने पे पौधे चाहिए तो उतने पौधे आपको दे सकते हैं जो किस्म आपके यहाँ पर हो सकती है जी। बिल्कुल, तो देखिए जो पौधा है वो आपको मिल सकता है। इसके लिए कैसे संपर्क हमारे किसान कर सकते हैं डॉक्टर सोम? ये अंगूर अनुसंधान केंद्र है पुणे स्थित, उनका एड्रेस हमारा अंगूर, ये जो हमारी वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की, उस वेबसाइट पे डाले हुए हैं। निदेशक के नाम से आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं। ईमेल आईडी है, एड्रेस है, उसके ऊपर आप भेज सकते हैं आपकी यह जानकारी। नंबर है 020269560001।
अथवा 020269560002 जी, इस नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सही जगह पर, आपको सही वैज्ञानिक के पास में जोड़ दिया जाएगा और आपकी जो जरूरत है वो जरूरत पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो पूरी जानकारी है वो आपको मिल सकती है और अब तो यहाँ डॉक्टर सोम ने नंबर जो है वो भी बता दिए आपको। और फिर भी अगर आपको चाहते हैं तो आप जो वेबसाइट है संस्थान की उस पर ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है, वहाँ भी आप जाकर ये सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नालंदा बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी? हेलो जी हाँ जी, सुरेंद्र जी क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी सर, हम जानना चाह रहे हैं सर कि देसी खेती, प्राकृतिक खेती और जलवायु माने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और देसी खेती, जलवायु खेती। जी, चलिए जानना चाह रहे हैं आप में किस तरीके से जो अंतर है वो हम देख सकते हैं। डॉक्टर तोमर क्या जानकारी देना चाहेंगे, खासतौर से अगर पहले हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की बात करते हैं तो क्या एक इसमें मोटा मोटा जो अंतर है वो हमारे जो किसान हैं उनको समझना चाहिए? देखिए, प्राकृतिक खेती एक बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत आप जैविक खेती भी आएगी, परंपरागत खेती भी आएगी। तो हमारी कृषि की पद्धति है, यानी कि जिसमें हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, हम सर्दी के मौसम में गहरी जुताई करते थे, उसमें ग्रीन मैन्योरिंग करते थे और साल में हम 2 फसलें लेते थे और सिंचाई जल के रूप में हम या तो नहर का पानी या अपने कुएं का पानी या बरसात का पानी इस्तेमाल करते थे और हम श्रम का परिश्रम करते और खरपतवार नियंत्रण उसमें समय समय पर निराई करते। तो ये हमारी जो परंपरागत खेती थी। और नमी कंजर्वेशन, नमी बचाने के लिए हम जो है भारी रोलर का इस्तेमाल करते थे, फिर समय आने पर उसकी बिजाई करते थे नई फसलों की। हमारी परंपरागत के तौर तरीके। और जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए या खाद उर्वरकों की मात्रा बढ़ाने के लिए अगर हम प्राकृतिक 2 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया मृदा के रोग नियंत्रण के लिए अगर हम रासायनिक खेती की बात करते हैं तो हम जो है ये बाविस्टीन से या कैप्टान से जी की बात करते हैं। और जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तब हम बात करते हैं की, सुपरघास की के इस्तेमाल की बात करते हैं। और अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं और निराई गुड़ाई की बात करते हैं, की बात करते हैं, प्रकृति आधारित फल का इस्तेमाल फसलों की बिजाई के बाद, तो ये सारी हमारी जैविक खेती के तौर तरीके हैं। यानी अलग अलग जो क्रियाएं हैं उनको भली भांति देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और फिर जो अंतर है वो हमारे जो दर्शक हैं, साथ ही जो दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने सवाल पूछा, आप भी इस अंतर को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे किस तरीके से ना सिर्फ फिर चाहे हम बीजामृत की बात करें, जीवामृत की बात करें और जब आप जैविक खेती करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से जैविक विधि द्वारा जो उपचार है वो किया जाता है। तो काफ़ी अंतर है, लेकिन इनको जानना बेहद जरूरी, तभी सफलतापूर्वक हम जो खेती की अलग अलग पद्धतियाँ हैं इनमें आगे बढ़ सकते हैं। और हम भी यहाँ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए।
माटी से प्रेम की परंपरा है। परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और साथ ही अंगूर की खेती जो किसान करते हैं वहाँ पर छटाई से पहले किस तरह के जो कृषि कार्य हैं वो आपको करने चाहिए। डॉक्टर तोमर, यहाँ पर आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे। आज के समय में जो किसान है जागरूक तो हो चला है, कैसे प्राकृतिक खेती की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए और आने वाला जो समय है हम मान सकते हैं कि वो भी प्राकृतिक खेती का है, प्राकृतिक खेती के तहत जो उत्पाद हैं उनका है, जिसका फायदा सीधे तौर पर हमारे किसानों को मिल सकेगा। निश्चित रूप से हम अगर हमारी सकारात्मक सोच है तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाला समय खेती द्वारा उत्पादों का होगा। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से कोरोना महामारी के कारण हमारे विश्व भर में जो समस्याएं उपजी हैं उनका अगर हम निराकरण करना है तो हमें इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें खाने का इस्तेमाल करना होगा जी, को बेहतर बनाना होगा। यानी एक बेहतर स्थिति जो है वो जाहिर तौर पर नजर आएगी प्राकृतिक खेती की। और इस बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर तोमर साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो जाना आपने प्राकृतिक खेती के बारे में भी। साथ ही यहाँ डॉक्टर सोम आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, जो किसान हमारे अंगूर की खेती करते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी कल्याण जी, स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश, ग्राम बचौली से बोल रहा हूँ, कल्याण सिंह जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे उत्तर प्रदेश में कानपुर क्षेत्र में फतेहपुर में अंगूर की खेती हो सकती है क्या? चलिए, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती हो सकती है या नहीं, डॉक्टर सोम? कल्याण सिंह जी, आपके इलाके में अंगूर की खेती हो सकती है। बात इतनी है कि आपको इसमें बहुत सारी जानकारी पहले ही होनी जरूरी है। अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि छोटे पैमाने पे 50-100 पौधे एक बार लगा के देख लीजिए, उसको देख लीजिए कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छी अगर आती है तो देन फिर आपको 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ पे जाना स्वाभाविक है और फायदेमंद रहेगा। क्योंकि इसमें फसल लगाने के लिए उसका पहले का जो इसका मूल्य है वो बहुत ज्यादा होता है। 6 लाख 7 लाख रुपया प्रति एकड़ उसकी लागत का खर्चा आता है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप पहले छोटे पैमाने पे करके देख लीजिए। अंगूर की खेती हो जाएगी अंगूर की खेती, उसमें कोई शक नहीं है जी। खाली उसको पहले जो खर्चा ज्यादा आता है, या तो आपको पहले समझ ले कि कैसी खेती की जाती है, कितना कैसे होता है, तो वहां पर आप एक बार कंफर्म हो गया, पता चल गया कि हाँ, आत्मविश्वास जो बोलते हैं ना, वो अगर बढ़ गया एक बार तो खेती अच्छी से हो सकती है वहां पर। देखिए, अच्छे ढंग से आप अंगूर की खेती कर सकेंगे जिस तरीके से जो परंपरागत फसलें उनकी करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रशिक्षण ले लेंगे, जानकारी ले लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। फिलहाल यहाँ डॉक्टर सोम कुमार जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देखिए, जाना आपने किस तरीके से आप अंगूर की खेती बेहतर ढंग से कर सकते हैं, अच्छा फल उत्पादन ले सकते हैं। अब चलिए आपको हम बता देते हैं हमारे जो अगले विषय रहेंगे जिस पर आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। किस तरीके से पहले ही अपने जो सवाल हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। बात करेंगे जड़दार सब्जियों की खेती की, जिसमें गाजर, मूली, शलजम की जानकारी आपको दी जाएगी और साथ ही बात करेंगे नए बागों के रोपण और देखभाल की।
आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही एक और विकल्प आपके पास, आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प, आप डीडी किसान कॉल सेंटर पर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर हमारा है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ ये सारी जानकारी हेलो किसान के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।